हेलो एवरीवन। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा कैपेसिटेंस के बारे में कि कैपेसिटेंस के अंदर अगर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक या मेटल स्लैब डाल दिया तो क्या इफेक्ट होगा, है ना। वो सारी चीजें हमने देखा, प्लस उसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, चार्ज, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड, इन सब फैक्टर्स, इन सब पैरामीटर्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो सारी बातें भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं बेटा नया टॉपिक जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर एक से अधिक हमारे पास कंडेंसर या कैपेसिटर्स हो और उसे हमें क्या करना है, कंबाइन करना है, कॉम्बिनेशन तैयार करना है, तो कैसे करें। ठीक है, बिकॉज होता क्या है कि आपको जो कैपेसिटेंस की जरूरत हो सकती है आपके सर्किट में, वो कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू हो सकता है, बट हर वो स्पेसिफिक वैल्यू का जो कैपेसिटर है वो मार्केट में अवेलेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। कैपेसिटर जो रेडी होते हैं, कैपेसिटर जो मार्केट में बिकते हैं, वो कुछ सर्टेन वैल्यूज के होते हैं। ठीक है, उनको कंबाइन करके जो है, कभी सीरीज में कंबाइन करके, कभी पैरेलल में कंबाइन करके आपको डिजायर्ड वैल्यू लाना होता है। फॉर एग्जांपल आप देखो बेटे कि अगर आप किसी शॉप में जाते हो, शॉप वाले के पास जो वेट होते हैं, है ना, वेट्स होते हैं, वो फिक्स होते हैं। देखो, है ना, 50 ग्राम होगा, 100 ग्राम होगा, 200 ग्राम होगा, फिर 500 ग्राम होगा, 1 केजी होगा, 2 केजी होगा, 5 केजी होगा, ऐसे एक फिक्स सेट है उनके पास। अब अगर मान लो हमें क्या बोलते हैं 250 ग्राम चाहिए, 275 ग्राम चाहिए, तो क्या 275 ग्राम का अलग से एक वेट है, होता है? नहीं होता है। उसको हम कैसे बनाते हैं, तो एक 200 ग्राम का ले लिया, एक 50 ग्राम ले लिया, एक 20 ग्राम ले लिया और एक 5 ग्राम ले लिया। इस तरीके से कंबाइन करके हमने जो डिजायर्ड है वो निकाल लिया। सिमिलरली, है ना, हमें हमारे मार्केट में जो अवेलेबल होता है कैपेसिटर्स, वो डेफिनिट वैल्यूज के होते हैं। हम उनको खरीद के लाते हैं और उनसे जो भी वैल्यू चाहिए सीरीज में, पैरेलल में कंबाइन करके उसके हिसाब से अपना एक डिजायर्ड वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, ताकि हम डिजायर्ड वैल्यू की कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो कैसे कंबाइन करना है? ठीक है, तो बेटे कॉम्बिनेशन जो है वो 2 तरीके से या 3 तरीका बोल सकते हैं, 3 तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है बेटा? एक कहलाता है बेटे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। देन दूसरा जो है वो कहलाता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड तीसरा है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ओके, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ओके, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये 3 तरीके से अपन कॉम्बिनेशन को कर सकते हैं। तो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन जान लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन जान लिया, तो मिक्स्ड ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के कंसेप्ट मिक्स करके हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इसे हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें ये दोनों पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटे। देखो, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं किसी कैपेसिटर, कई सारे कैपेसिटर्स का, तो तरीका क्या होता है? हम इसमें कैपेसिटर को इंड टू इंड कनेक्ट करते हैं, या बोल सकते हो कि एक कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को अगले कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, वन इंड टू इंड इस तरीके से हम जोड़ते चले जाते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो वी कैन से when capacitors are connected such that positive plate of one capacitor is connected negative plate of the next capacitor and so on
then they are called in series combination. They are called in series combination. ओके, उनको क्या कहते हैं हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन में कहते हैं. अगर हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो बेटा हम कैपेसिटर को इस तरीके से शो कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये क्या हुआ बेटा? नेगेटिव प्लेट. ये अगले वाले का क्या हो गया? पॉजिटिव प्लेट. ये नेगेटिव प्लेट, अगले वाले का पॉजिटिव प्लेट, अगले वाले का नेगेटिव प्लेट. तो देखो, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, है ना, ऐसा जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो जब भी इस तरीके का कनेक्शन होता है बेटा, हम इसको क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं. तो इस सिचुएशन में अगर इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है, तो दे आर मींस दीस थ्री capacitors are in series combination. ठीक है, these three capacitors are in series combination. आगे बात समझ में. जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं बेटा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की कुछ स्पेशल बातें होती है. क्या स्पेशल चीज है सीरीज कॉम्बिनेशन की? चलो आप देखते हैं. ठीक है, so we are talking about properties of series combination. Properties of series combination. ठीक है, चलिए देखो बेटे, अगर मान लो 1, 2 और ये 3 कैपेसिटर विद कैपेसिटी C1, C2 एंड C3 हमने एक बैटरी से जोड़ दी. ठीक है, यहाँ पर हमने इसका बैटरी का सप्लाई दे दिया कितना. तो ये 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है विद द बैटरी सोर्स, विद द वोल्टेज. क्लियर है? तो बेटे यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर सोर्स जो है इन कैपेसिटर्स पर जो चार्ज को सप्लाई करेगा उसका सोर्स कौन है? ये बैटरी है. तो इस बैटरी से क्या होगा? चार्ज निकलेगा, है ना. बैटरी से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से क्या होगा बेटा? चार्ज निकलेगा. लेट्स से कितना चार्ज निकला? Q चार्ज निकला, और वो इस तरीके से ऐसा चार्ज करते हुए जाएगा इनको, है कि नहीं? है ना, सारे कैपेसिटर्स को क्या कर देगा? चार्ज कर देगा. तो आप क्या देख रहे हो बेटा? इस चार्ज जो फ्लो कर रहा है उसके पास एक ही पाथ है ना जाने के लिए, एक ही पाथ है. ठीक है, तो बेटे एक ही चार्ज है ना तीनों कैपेसिटर में जा रहा है कि नहीं? एक ही चार्ज तीनों कैपेसिटर में जा रहा है. तो इसमें क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि चार्ज जो फ्लो होता है वो सारे कैपेसिटर्स में सेम होते हैं. इक्वल चार्ज फ्लो करते हैं सभी कैपेसिटर्स में अगर वो सीरीज में कनेक्टेड हैं. तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? पहली प्रॉपर्टी हो गई कि चार्ज फ्लो थ्रू ईच कैपेसिटर इज सेम. कब बेटे? जब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है. ठीक है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो तीनों पर चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? सेम हो जाएगा. इस पर भी Q, इस पर भी Q, इस पर भी Q और टोटल भी Q, है ना. टोटल भी Q और सब पर चार्ज क्या हो गया? Q हो गया. ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई. सेकेंड चीज क्या हुआ बेटा? अब आपको पता है ना, कि आपने पढ़ रखा है कि चार्ज बराबर क्या होता है बेटा? C इंटू वोल्टेज होता है ना. तो बेटे V बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन C हो जाएगा. क्योंकि इस वाले पर चार्ज सेम है लेकिन C अलग है, तो इस पर वोल्टेज क्या हो जाएगा बेटा? अलग हो जाएगा. सिमिलरली सेकेंड वाले पर चार्ज तो सेम है बट कैपेसिटेंस अलग है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा. सिमिलरली थर्ड वाले पर, है ना, चार्ज तो सेम है, कैपेसिटेंस अलग है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा. तो आप क्या देख पा रहे हो बेटे? यहाँ पर वोल्टेज जो है वो क्या है? अलग अलग है. चार्ज सेम है बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है हर एक कैपेसिटर पे क्या है? डिफरेंट है. किससे? सप्लाई वोल्टेज से. सप्लाई वोल्टेज से अलग है तीनों में वोल्टेज. ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो हो गई कि वोल्टेज अक्रॉस each capacitor is different than supply voltage.
सप्लाई वोल्टेज से अलग है। चार्ज जो है सप्लाई चार्ज के बराबर था, जो चार्ज यहां से सप्लाई हुआ था सब में वही था, लेकिन वोल्टेज सब में सप्लाई वोल्टेज के बराबर नहीं है, वो अलग अलग है। आगे बात समझ में? तो जैसे ही आपको दिख जाए कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, दो बातें आपके दिमाग में तुरंत से क्या हो जानी चाहिए, चमक जानी चाहिए कि चार्ज सब में क्या है, सेम है, और वोल्टेज सब में क्या है, डिफरेंट है, अदर देन सप्लाई वोल्टेज है। आगे बात समझ में? चलिए, अब जब हमें ये दो बातें समझ में आ गई तो एक चीज और हमें दिखनी चाहिए कि इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ बेटा, V1, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ बेटा, V2, यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, V3। तो यहाँ जो V1 चाहिए, V2 चाहिए, V3 चाहिए, कौन दे रहा है? बैटरी ही तो दे रहा है, ठीक है, बैटरी ही दे रहा है। तो इन सारे का जो खर्च है वो कौन उठा रहा है? बैटरी उठा रहा है। तो इन तीनों के खर्च के बराबर क्या होना चाहिए? इसका सप्लाई होना ही चाहिए, है ना। तो बेटे यहां पे हम कह सकते हैं कि सिंस V इक्वल टू क्या होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 होना चाहिए। इसको मैं कह देता हूं बेटा इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बेटे अभी देखो वहां से आपने कैलकुलेट कर रखा है V1 इक्वल्स टू हाउ मच, Q by C1, V2 इक्वल्स टू हाउ मच, Q upon C2 एंड V3 इक्वल्स टू हाउ मच, Q upon C3। ऐसा आपने निकाल रखा है। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, कॉम्बिनेशन निकालने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कॉम्बिनेशन। जब कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, है ना, और एक इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करते हैं तो क्या मीनिंग होता है उसका, क्या मीनिंग होता है? तो इसका मैंने एक इक्विवेलेंट सर्किट तैयार किया, ठीक है। जब मैं कहता हूं बेटा इक्विवेलेंट कहने का मतलब क्या होता है? अपन बोलचाल की भाषा में ऐसा बोलते हैं कि ये बड़ा ताकतवर है, ये 4 के बराबर अकेला है, ऐसा बोलते हैं। अगर कोई एक हस्ट पुस्ट और काफी ताकतवर होता है, हम कहते हैं कि ये 4 के बदले अकेला है, मतलब 4 के बराबर का काम ये अकेले कर सकता है, यही मतलब है ना। तो वो 4 के क्या है, इक्विवेलेंट है। सिमिलरली ये 3 कैपेसिटर जितना काम कर सकता है उसके बराबर का कोई एक कैपेसिटर अकेले कर ले तो वो कैपेसिटर इन तीनों का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तीनों मिलकर के क्या कर रहे हैं? ये तीनों मिलकर के V वोल्ट के बैटरी से Q चार्ज निकाल रहे हैं, है ना। तीनों मिलकर के V वोल्ट के बैटरी से Q चार्ज निकाल रहे हैं। तो उस कैपेसिटर के द्वारा जिसको इन तीनों के बराबर का काम करना है उसको भी उतना ही चार्ज उतने ही बैटरी से निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स कि इस V वोल्ट की बैटरी से इसको भी कितनी चार्ज निकालनी चाहिए, Q चार्ज निकालनी चाहिए। तब हम इस बैटरी इसके कैपेसिटेंस को क्या बोलेंगे, इन तीनों के इक्विवेलेंट कहेंगे, ठीक है। और ये जो तैयार होगा हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट कहेंगे, क्योंकि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर भी Q चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी Q चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी हमने V वोल्ट दिया है, यहाँ पर भी हमने V वोल्ट दिया है। तो हमारा टास्क है, हमारा टारगेट है कि वो C इक्विवेलेंट कैसे निकालें, कौन सा कैपेसिटर इन तीनों के बराबर का अकेला काम करेगा, ठीक है। ये चीज हमें पता करना है। तो चलो बेटे, तो देखो यहाँ पर अभी की सिचुएशन में क्या हो रहा है, V सप्लाई दिया और पूरा यहाँ पर क्या होगा, खर्च होगा, अकेला ही कैपेसिटर है, पूरा इसी को खर्च करना है। तो आपको पता है, और ये चार्ज भी इसमें क्या जाएगा बेटा, यही चार्ज इसमें जाएगा Q। तो आपको पता है बेटा Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटे, है ना, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q by C इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, दिस सर्किट, है ना, क्या हो गया, V इक्वल्स टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट, ठीक है। ये हो गया बेटा। अब ये जो सारी वैल्यूज हमने निकाली है, इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बेटे, V के जगह क्या रख लें, Q अपॉन C इक्विवेलेंट, एंड V1 के बदले देखो आपने क्या निकाला है, Q अपॉन C1। V2 के बदले क्या निकाला है आपने, Q अपॉन C2। एंड V3 के बदले क्या निकाला है आपने, Q अपॉन C3 निकाला है। तो देखो बेटे Q कॉमन होता जा रहा है, Q कॉमन है, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास जो मिल रहा है 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है, ऐसा हो जा रहा है, ठीक है बेटे। तो ये रिलेशन निकल के आ रहा है C इक्विवेलेंट निकालने का, है ना। 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। सो
ये रिलेशन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। और रहेंगे तो बेटे ये ऐसे सो ऑन जुड़ते चले जाएंगे, है ना, ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन। ओके, ठीक है। तो ये देखो हमने सीखा कि अगर कोई सीरीज में कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। ओके, अब बेटे यहां पर कुछ स्पेशल चीजें कर सकते हैं हम। ठीक है, अब मान लो हमने क्या किया, दो कैपेसिटर लिए और उन दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है। एक लिया C1, एक लिया C2, C1 एंड C2, ऐसे दो कैपेसिटर को अगर हमने सीरीज में जोड़ दिया और इसका हमें C इक्विवेलेंट निकालना है। तो चूंकि आपने पढ़ा है, तो पहले मैं केस लिख लेता हूं बेटा, स्पेशल केस 1, if only two capacitors are connected in series, ठीक है। तो क्या होगा, तो बेटे अपने को पता है 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1/c1 प्लस 1/c2, दो ही है, ऐसा हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, C1 C2, तो क्या हो जाएगा ऊपर में C1 प्लस C2 1/c इक्विवेलेंट, देयरफॉर C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया बेटा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। सो इन दिस सिचुएशन यू कैन यूज डायरेक्ट फॉर्मूला प्रोडक्ट अपॉन सम। व्हाट? प्रोडक्ट अपॉन सम, ठीक है। ऐसा करोगे तो आपको डायरेक्टली क्या होगा, C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। लेकिन ये कभी करेंगे बेटा जब दो ही कैपेसिटर हो, सीरीज में हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमने इसको ले लिया बेटा 3 माइक्रोफैराड, इसको ले लिया 6 माइक्रोफैराड और बोला बताओ बेटा C इक्विवेलेंट कितना, बटा 3 प्लस 6 है ना, और कितना हो गया बेटा 18/9, 9 2 सो 2 माइक्रोफैराड डायरेक्टली हमें आ गया। आगे बात समझ में, तो आप इसको शॉर्टकट के तौर पर यूज कर सकते हैं। क्या बेटा, प्रोडक्ट अपॉन सम, अगर दो ही है तो। स्पेशल केस 2, स्पेशल केस 2, अगर मान लो दो कैपेसिटर को हमने सीरीज में जोड़ा और दोनों इक्वल कैपेसिटर हैं, ठीक है, दोनों अगर इक्वल कैपेसिटर हैं, देन क्या होगा। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, इफ टू इक्वल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो बेटे अभी हमने सीखा दो के केस में C इक्विवेलेंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो दोनों C है अपॉन C प्लस C, हाउ मच, C इंटू C अपॉन 2C, 1C कैंसिल, C/2। C इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बेटा, C/2 आ रहा है। क्या मतलब हुआ, अगर आप दो इक्वल कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर देते हो तो उसका जो रिजल्टेंट आता है, इक्विवेलेंट आता है, वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल का हाफ हो जाता है। अगर मैंने 10 माइक्रोफैराड का सीरीज में जोड़ा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आधा, 5 माइक्रोफैराड, है ना। 6 माइक्रोफैराड के दो जोड़े तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आधा, 3 माइक्रोफैराड। 4 माइक्रोफैराड के दो जोड़े तो आधा, 2 माइक्रोफैराड, है ना। तो अपन ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। दो बातें हो गई बेटा। तीसरा स्पेशल केस, अगर मान लो बेटा सेम टाइप के कैपेसिटर, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, सेम टाइप के n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अगर हमने उसको सीरीज में जोड़ दिया और उसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, है ना, ऐसे ऐसे हम जोड़ते चले गए, ठीक है, n नंबर्स। तो क्या बोल रहा हूं मैं, स्पेशल केस नंबर 3, इफ n नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटर्स are connected
इन सीरीज, देन क्या होगा, सी बेटे। तो आपने अभी अभी क्या पढ़ा, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/c, c1 1/c2, यहाँ पर सब सेम है तो 1/c 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 एंड सो ऑन 1/c। कितने टाइम्स, n टाइम्स। अगर n कैपेसिटर है तो आपको कितने बार करना पड़ेगा, n टाइम्स करना पड़ेगा, है ना बेटे। तो ये देखो जुड़ करके कितने हो जाएंगे, n टाइम्स 1/c हो जाएगा, यानी n/c हो जाएगा। ये क्या चीज आया बेटा, 1/c इक्विवेलेंट। तो देयरफॉर c इक्विवेलेंट कितना आया बेटा, c/n। क्या समझा, क्या समझा, क्या समझा, हमने समझा कि अगर हमने इक्वल कैपेसिटर्स n नंबर्स जोड़ दिए तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा एक का क्या हो जाएगा, 1/nth हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने 20 माइक्रोफेराड के 5 कैपेसिटर जोड़ दिए तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 20/4, दैट इज 5, है ना, 5 माइक्रोफेराड, है ना। इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं बेटा, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो गया, C/n, है ना, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो 10 माइक्रोफेराड के 10 जोड़ दिए तो बेटा क्या हो जाएगा, 10/10, है ना। आ रही बात समझ, 5 के अगर हमने 2 जोड़ दिए तो 5/2, ऐसा कर सकते हैं आप। ओके, तो देखो इन छोटी छोटी चीजों से आपका कैलकुलेशन क्या हो जाता है, काफी फास्ट हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन विच इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा एक और चीज बताओ, आपने देखा कि यहाँ पर n से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो बेटे अगर हमने 10 माइक्रोफेराड के 10 जोड़े तो 10/10 क्या हो गया, 1 माइक्रोफेराड हो गया। तो बेटे इंडिविजुअल जो है वो 10 माइक्रोफेराड का था, और उसका रिजल्ट क्या आया बेटा, ओनली 1 माइक्रोफेराड, विच इज वेरी 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 लेस देन ओरिजिनल कैपेसिटेंस। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन करने से क्या होता है, जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है सर्किट का वो घट जाता है कि बढ़ जाता है। तो बेटे ये घट जाता है, क्योंकि आप देखो क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी कम करना होता है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस को कम करना होता है, डिक्रीज करना होता है, तो व्हाट यू विल डू, कैसे कंबाइन करोगे उनको, सीरीज में कंबाइन करोगे। ठीक है, कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, समझ में आया आपको। तो मैं नोट करके लिख लेता हूं बेटा, यहाँ पे नोट, if capacitors are connected in series then equivalent capacitance decreases or C equivalent is less than C इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल से क्या होगा बेटा, छोटा ही होगा, उसमें से सबसे छोटा जो होगा ना कैपेसिटर, उससे भी छोटा आपका रिजल्ट का कैपेसिटर होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हमेशा ध्यान रहे, जब हमें छोटा कैपेसिटेंस चाहिए तो हम उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं पैरेलल कैपेसिटेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, कि जितने भी आपके कैपेसिटर्स हैं उन सबके पॉजिटिव प्लेट को एक साथ और नेगेटिव प्लेट को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अभी आप क्या कर रहे थे, अल्टरनेटली जोड़ रहे थे, अल्टरनेटिवली जोड़ रहे थे, एक के पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव से, फिर अगले के नेगेटिव के दूसरे के पॉजिटिव से, इस तरीके से कर रहे थे। बट अभी मैं क्या कह रहा हूँ, सारे पॉजिटिव प्लेट्स एक साथ, सारे नेगेटिव प्लेट्स एक साथ, इस तरीके से करना है आपको। तो हम क्या कहेंगे, उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जैसा मैंने बोला बेटा, ये एक मान लो कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है ना, ये तीसरा कैपेसिटर है, इस तरीके से है। ठीक है, तो बेटे ये सारा क्या है, मान लो पॉजिटिव प्लेट्स है, तो इन सारे प्लेट्स को क्या करना है, एक साथ जोड़ देना है, ऐसे करके आपको एक साथ जोड़ देना है।
ठीक है, इसका मान लिया मैंने C1, C2 एंड C3 और इसको हमने जो है एक बैटरी से जोड़ दिया। तो बेटे सारे पॉजिटिव प्लेट को हमने एक साथ जोड़ दिया और सारे नेगेटिव प्लेट को एक साथ जोड़ दिया, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इफ ऑल पॉजिटिव टर्मिनल्स या ऑल पॉजिटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल of battery and all negative plates are connected together with negative terminal of battery, then they are called in parallel combination. ओके, आ रही बात समझ में? इस तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। अब जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं बेटा तो क्या होता है उसमें, तो एक चीज आपको क्लियरली दिख रहा है कि सप्लाई कहाँ है, यहाँ है ना। सप्लाई वोल्टेज मान लो कितना है बेटा, V है सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, चार्ज चलेगा, यहाँ से मान लो चार्ज चला कितना Q। अब ये चार्ज यहाँ से चलते हुए जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ क्या दिख रहे हैं, इसको 3 रास्ते दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपको 3 रास्ते दिख रहे हैं, चार्ज को भी 3 रास्ते दिख रहे हैं। तो चार्ज क्या होगा, इन तीनों में बट जाएंगे थोड़े थोड़े, है ना, थोड़े थोड़े क्या होंगे, बट जाएंगे। इसमें मान लो बोला Q1, इसमें मान लो बोला Q2 और इसमें मान लो बोला Q3, ऐसे करके चार्जेस क्या हो गए, बट गए। तो आपको देखो क्या समझ में आ रहा है बेटा कि इसके पहले तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा, उसमें क्या देखा, चार्जेस सब में क्या थे, इक्वल थे। बट यहाँ क्या हो रहा है, देखो चार्जेस डिवाइड हो जा रहे हैं। चार्जेस डिवाइड हो जा रहे हैं तो वो सप्लाई चार्ज के बराबर नहीं हो सकता। मतलब इसमें क्या होता है, चार्ज डिफरेंट होता है ना। चार्ज जो है सप्लाई चार्ज से अलग होता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें अगर, प्रॉपर्टीज किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। तो ठीक है, एक पहली चीज क्या देखा आपने, चार्ज सब में क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। ठीक है, चार्ज इन each capacitor is different than supply charge or total charge। ठीक है, अलग अलग हो जा रहा है। बट चूंकि पैरेलली कनेक्टेड है बेटा, पैरेलली कनेक्टेड, तो जितना वोल्टेज इसके पास है वो सब वोल्टेज इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। मतलब कहने का इसमें वोल्टेज सेम रहता है। वहां चार्ज सेम था, वोल्टेज डिफरेंट था, यहाँ वोल्टेज सेम है, चार्ज डिफरेंट है। ठीक है, तो सेकेंड इसका प्रॉपर्टी क्या हो गया बेटा, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गया इसका कि वोल्टेज अक्रॉस each capacitor is same as supply voltage। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है अपने को, है ना बेटे। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसे तैयार करें, है ना। इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसे तैयार करें, देखिए। तो बात यहाँ फिर से सेम है बेटा कि आपको अगर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने बोला जाता है तो
तो उसका मीनिंग सेम है कि उसको अकेले इन सब के बराबर काम करना पड़ेगा। तो इन तीनों ने मिलकर के क्या किया है, फिर से V वोल्ट की बैटरी से Q चार्ज को निकाला है, ठीक है, V वोल्ट के बैटरी से Q चार्ज खींच रहा है, तो उस अकेले कैपेसिटर को जो इन तीनों के इक्विवेलेंट कहलाता है वो भी क्या करेगा, इस V वोल्ट के बैटरी से Q चार्ज को खींचेगा, है ना, खींचना पड़ेगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं बेटा। अच्छा, एक चीज अभी आपको सामने में दिख रहा है कि इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना हो गया बेटा Q1, वोल्टेज कितना हो गया V, और ये कितना हो गया C1। उसी तरीके से चार्ज Q2 V वोल्टेज, C2 कैपेसिटेंस, Q3 चार्ज V वोल्टेज, C3 कैपेसिटेंस, ऐसा। अब चूंकि Q बराबर क्या होता है बेटे, C इंटू V होता है, तो देयरफॉर Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1 V, Q2 क्या हो जाएगा बेटे, C2 इंटू V, Q3 बराबर क्या हो जाएगा, C3 इंटू V, है ना, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने इस पर क्या क्या चार्जेस होंगे वो पता चल गया, इस पर C1 V, इस पर C2 V और इस पर C3 V, है ना, ऐसा आ गया। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इसका एक इक्विवेलेंट बनाना है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाना है। तो चलो मैं कहता हूँ कि ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर जो है वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहलाएगा। वोल्टेज उतना ही सेम काम करना पड़ेगा, यानी Q चार्ज निकालना पड़ेगा। तो इसको क्या मिलेगा बेटा, V वोल्ट और चार्ज कितना Q। तो यहाँ पर इस कंडीशन में Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा, C इक्विवेलेंट इंटू V, ऐसा हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ बेटे, ये Q चार्ज यहाँ से यहाँ आया और वही चार्ज तो इसमें और इसमें बट गया ना, सेम चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स डिवाइडेड इंटू Q1, Q2 एंड Q3। तो जब हम टोटल करेंगे तो ये वापस से क्या हो जाएगा, इक्वल टू Q हो जाएगा, ठीक है। सिंस Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो बेटे ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, है ना, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया C इक्विवेलेंट इंटू V, है ना, Q1 हो गया बेटा C1 इंटू V, Q2 हो गया बेटा C2 इंटू V, Q3 हो गया बेटा C3 इंटू V। हाँ, तो V कॉमन दिख रहा है, काट डालेंगे, ठीक है। C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो गया बेटे, C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना, ऐसा आ गया। और होता तो क्या होता बेटा, और होता तो वो भी जुड़ता चला जाता, है ना। इस तरीके से आप C इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, कैपेसिटेंस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर है तो उनको हम क्या करते हैं, इस तरीके से ऐड अप कर लेते हैं, हमें क्या होता है, टोटल कैपेसिटर मिल जाता है, टोटल कैपेसिटेंस मिल जाता है। ठीक है, अब अगर इसमें मैं स्पेशल केसेस की बात करूं, स्पेशल केस, ओके, तो इसमें क्या स्पेशल केस है, अगर आपने n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ दिया, इफ n आइडेंटिकल capacitors are connected in parallel, if n identical capacitors are connected in parallel, then C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। तो आपको पता है बेटा, सबको ऐड करना है, C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C, कितने टाइम्स, जितने आपके पास कैपेसिटर्स हैं, अगर n है तो n टाइम्स, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है बेटा, n टाइम्स C हो जा रहा है। तो आप सीधा सीधा कर सकते हो कि C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n टाइम्स C हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, n टाइम्स C हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं। अब देखो बेटा, अगर मान लो 2 माइक्रोफेराड के 10 कैपेसिटर हमने पैरेलल में लगा दिए, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 × 10,
20 माइक्रोफेराड हो जा रहा है। 2 माइक्रोफेराड से हमने क्या बना लिए, 20 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर बना लिए, मतलब हमने बड़ा कैपेसिटर बना लिया, हमने बड़ा कैपेसिटर बना लिया। तो आपने क्या देखा बेटा, अगर हमें बड़ा करना है, कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज करनी है, हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू की ज़रूरत है, तो हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलली कनेक्ट करेंगे। छोटा करना है सीरीज में जोड़ेंगे, बड़ा करना है पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये हुई बेटा कॉम्बिनेशन की बात, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों आपको समझ में आया। ठीक है, अब हो सकता है कि सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन से आपका काम ना बने, हो सकता है सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन से काम ना बने, कहीं कहीं आपको सीरीज और पैरेलल दोनों करना पड़े। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो बेटे आपको लोकली जज करना है कि कौन कौन से कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं, उनको सीरीज फॉर्मूले से कर लेंगे, कौन कौन से कैपेसिटर्स पैरेलल में जुड़े हैं उनको हम पैरेलली सॉल्व कर लेंगे और फिर टोटल फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीरीज कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को मिक्स करके हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे बात समझ में? चलिए, अब हम देखेंगे बेटा कि कॉम्बिनेशन के ऊपर किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन के ऊपर किस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, कितने वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर, है ना। तो एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, पहला वैरायटी कुछ इस तरीके से रहेगा। आपको बोल दिया रहेगा बेटा कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो d है और प्लेट एरिया कितना है, a है। प्लेट एरिया कितना है, a है। अब हमने क्या किया बेटा, इसमें जो है ओके, इसमें हमने क्या किया, आधे पोर्शन में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दी। ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, k था। कितने में डाला बेटा, d/2 में, d/2 में हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दी। अब हमें पूछा जाएगा कि बताओ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कैसे करेंगे, देखो बेटे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्लियरली जो है बेटे दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। ठीक है, इसका नाम रख लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ A, इसका नाम रख लेता हूँ B। ठीक है बेटा, ओके, ये A और ये B। तो बेटे ये जो प्लेट है ना, और ये जो प्लेट है, ठीक, ये प्लेट A है और ये प्लेट B है, और उसके बीच में हमने दो पार्ट कर दिए, एक में हमने डाइलेक्ट्रिक डाला और एक विदाउट डाइलेक्ट्रिक है। तो बेटा क्या हम इसको दो अलग अलग कैपेसिटर मान सकते हैं, दो अलग अलग कैपेसिटर मान सकते हैं। एक ये वाला कैपेसिटर, अगर ये वाले कैपेसिटर को देखोगे तो इसमें क्या है, इसकी विड्थ कितनी है, d/2 है ना, और प्लेट एरिया तो इसका भी a ही है, प्लेट एरिया इसका भी क्या है, a ही है। तो मैं इसका मान लेता हूँ कि इसका कैपेसिटेंस कितना आया, C1। देन ये वाला है ना, ये वाला, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k है। और ये वाले में क्या है, एयर है, तो इसका कैपेसिटेंस मान लो मैंने C2 बोला, और इसका जो गैप है वो कितना है बेटा, d/2 है। एरिया इसका भी a ही है और इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। तो ये C1 और ये C2 है ना बेटे, ये दो पॉइंट्स के बीच में A और B जो हमने लिया था उसके बीच में ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, कैसे दिख रहे हैं, ऑब्वियसली सीरीज में दिख रहे हैं, है ना। तो हम C1 निकालेंगे, हम C2 निकालेंगे और उनका सीरीज कॉम्बिनेशन कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो बेटे आपको C1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा, ε0 A/d होता है। तो ε0 एरिया इसका कितना है, A, और d इसका कितना है बेटा, d/2। साथ में डाइलेक्ट्रिक है बेटा, याद करो डाइलेक्ट्रिक वाले में क्या होता था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता था, तो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाउ मच इज दिस बेटे, 2 टाइम्स ε0 A/k/d, ऐसा हो गया इसका C1। दूसरा C2,
एप्सिलॉन नॉट एरिया ए ही है और डी कितना है d/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो कितना हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट a/d, दिस इज C2। तो अब ये हमें C1 और C2 की वैल्यू पता चल गई बेटे, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, आपने देखा यहाँ पर ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो कैसे इक्विवेलेंट सॉल्व करते हैं, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया सीधा करना है प्रोडक्ट अपॉन सम, क्या करना है प्रोडक्ट अपॉन सम, सो हाउ मच इज द प्रोडक्ट 2 एप्सिलॉन नॉट a k by d into 2 एप्सिलॉन नॉट a by d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a k by d प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट a by d, ऐसा हो जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट a k by d into 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d अपॉन हमें क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, 2 एप्सिलॉन नॉट a by d कॉमन दिख रहा है k प्लस 1, है ना, ऐसा हो जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट a by d, 2 एप्सिलॉन नॉट a by d गेट्स कैंसल्ड, बचा क्या बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट a k by d into a plus 1, this is the equivalent capacitance of this system। ठीक है, तो एक इस वैरायटी के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं बेटा ऐसा ही, है ना, ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल। इस बार मैं कह रहा हूं कि एक कैपेसिटर है, प्लेट एरिया A है, सेपरेशन D है, अभी इसके बीच में क्या है एयर है, ठीक है, एयर है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है C0 है, अभी इसका कैपेसिटेंस कितना है C0 है। अब हमने क्या किया बेटा, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाला, है ना, इसके आधे पोर्शन में हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और आधे में हमने क्या किया बेटा, आधे में अलग प्रकार का डाइलेक्ट्रिक डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, ठीक है, एक K1 डाइलेक्ट्रिक वाला, एक K2 डाइलेक्ट्रिक वाला, कितना कितना बेटा, आधा और आधा, ठीक है, ऐसा। तो नया कैपेसिटेंस कितना होगा, न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है, न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा, तो कैसे करेंगे समझते हैं बेटे, समझते हैं। तो बेटा जब ये ओरिजिनल था तो इसका कैपेसिटेंस हमने मतलब इन्होंने दिया हुआ है C0 था, और आपको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, तो C0 इज दिस मच, है ना, C0 इज दिस मच, अच्छे से समझ में आ रहा है, ओके। अब बेटे अब ये वाला जो एक कैपेसिटेंस बन रहा है, यहाँ पर एक कैपेसिटेंस इनके बीच बन रहा है ना, इनके बीच बन रहा है, इसका कैपेसिटेंस मान लो मैंने बोला C1, और इधर जो बन रहा है उसको मैंने बोला मान लो C2, तो C1 कितना हो जाएगा बेटा, C1, तो C1 क्या हो गया, इसका प्लेट एरिया वही होगा ना जो पूरे का है, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन इसका D कितना हो गया बेटा, आधा, यानी D/2, तो 2 इधर चला गया, प्लस डाइलेक्ट्रिक है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये C1 हो गया। सिमिलरली आप C2 निकाल सकते हो बेटे, 2 एप्सिलॉन नॉट A, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है अपॉन D, तो ये C1 और C2 निकल आया, है ना बेटे, C1 और C2 निकल आया। अब बताओ बच्चे, ये जो कैपेसिटेंस है किसके किसके बीच है, यहाँ है, तो इसके बीच में हमने जोड़ दिया, और इनके बीच में दूसरा है C2, तो C1 और C2 है ना, ये 2 पॉइंट्स के बीच में हैं। तो बताओ ये कैसे दिख रहे हैं, आप कैसे कनेक्टेड दिख रहे हैं, ऑब्वियसली सीरीज में कनेक्टेड दिख रहे हैं, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया बेटे, सारी बात समझ में, सीरीज में कनेक्टेड है। अब बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करना हमें आता है ना, हमें सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आता है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक और चीज कर सकते हैं अपन, ये देखो एप्सिलॉन नॉट A/D की वैल्यू क्या है, C0 है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A/D की वैल्यू C0 रख सकते हैं, तो ये क्या हो गया बेटा 2 C0 K1, और ये क्या हो जाएगा 2 C0 K2 भी हो जाएगा, है ना, और आसान हो गया ये हमारा। और हमको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट अपॉन सम, है ना, प्रोडक्ट अपॉन सम, ऐसा कर लेंगे अपन। तो बेटे बताओ क्या हो जाएगा, C1 आपके पास कितना है 2
K1 into 2 C naught K2 अपॉन 2 C naught K1 प्लस 2 C naught K2 है ना बेटे। क्या हो गया 2 C naught K1 into 2 C naught K2 अपॉन 2 C naught कॉमन हो गया K1 प्लस K2, तो 2 C naught कैंसिल हो गया बेटे, तो 2 C naught K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, दिस मच इज द नेट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द एंटायर सिस्टम। सिस्टम तैयार हो रहा है उसका जो कैपेसिटेंस है वो इतना आ रहा है 2 C naught K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ओके, वेल अंडरस्टूड। तो एक ऐसा हो गया बेटा। अब देखो इसको और किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा और चेंज कर सकते हैं। देखिए ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल बेटे। अगेन हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया जिसकी प्लेट एरिया A है और इनके बीच की गैप कितनी है, D है, इनके बीच की गैप D है। इस बार हमने क्या किया, इस प्लेट के बीच का जो एरिया है उसको ऐसे दो पार्ट में बांट लिए, ठीक है, और इधर हमने क्या किया, एक प्रकार की डाइलेक्ट्रिक डाल दी K1 और इधर हमने एक प्रकार की डाइलेक्ट्रिक डाल दी K2, ठीक है बेटे, हमने इधर इसको ऐसे डाल दिया। तो बेटा इस बार क्या हुआ, जो प्लेट का फुल एरिया था A वो बट गया, A/2 इधर आ गया, A/2 इधर आ गया, है ना, ऐसा हो गया। क्लियर। तो बेटे जब ये ओरिजिनल था इसका कैपेसिटेंस C0 था, यानी C0 बराबर क्या था, एप्सिलॉन नॉट A/D था। अब नया क्या होगा वो हमें निकालना है, अब नया कैपेसिटेंस क्या होगा वो हमें पता करना है। तो बेटा अब क्या होगा, अब एक कैपेसिटेंस इसके बीच में बनेगा, C1 बोल दिया, एक कैपेसिटेंस इसके बीच बनेगा, C2 बोल दिया। तो क्या आप C1 निकाल सकते हो, यस, C क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। तो बेटा ये जो कैपेसिटेंस बन रहा है इसका भी D क्या है, वही है जो ओरिजिनल का D है, D में कोई कमी नहीं आया है ना, एरिया में कमी आया है, एरिया अब A/2 है। तो एप्सिलॉन नॉट एरिया अब कितना है बेटा, A/2 है और D कितना है, D ही है, प्लस चूंकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो K1 हो गया। तो हाउ मच इज दिस बेटे, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ट्वाइस ऑफ D। अब देखो एप्सिलॉन नॉट A/D क्या है, आपका ओरिजिनल कैपेसिटेंस है, तो K1 C0 अपॉन 2, K1 C0 अपॉन 2। सिमिलरली बेटे आप क्या कर सकते हो, C2 पता कर सकते हो, है ना, क्या हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D, तो K2 C0 अपॉन 2, ये C2 हो जाएगा। अब आप बताओ बेटे, जो ये दो पॉइंट्स हैं, है ना, ये एक पॉइंट था A और ये दूसरा पॉइंट B, इनके बीच में ये कैसे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, एक ये और ये दूसरा, है ना, कैसा दिख रहा है बेटा ये कॉम्बिनेशन, बताओ C1 और C2 का। ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर ये पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्शन में C इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, C1 प्लस C2। तो how much is C1, K1 C0/2, how much is C2, K2 C0/2। तो बेटे यहाँ पर C0 कॉमन हो जा रहा है, K1 प्लस K2, दिस इज C इक्विवेलेंट। ओके, वेल अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ऐसे कर सकते हैं, इसको और भी वैरायटी हम तैयार कर सकते हैं, अनगिनत क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इसके ऊपर। बस सोचना है आपको कि कॉम्बिनेशन किस टाइप का हो रहा है। चलिए एग्जाम्पल फिर से, अगर मान लो ये प्लेट है, प्लेट सेपरेशन D है और प्लेट एरिया A है, ओके। इसमें हमने क्या किया बेटा, आधे में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दी K1, फिर इसके आधे में
एक डाइलेक्ट्रिक डाल दी K2 और इधर एक आधे में अलग डाइलेक्ट्रिक डाल दी K3। ऐसे 3 पार्ट कर दिए हमने, है ना। ऐसे हमने क्या किए, 3 पार्ट कर दिए। जब इसका ओरिजिनल था, सिर्फ एयर था, तो उस समय मान लो इसका कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट A/D, है ना, एप्सिलॉन नॉट A/D था। अब इसका जो नया कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, नया कैपेसिटेंस क्या होगा, ये पता करना है अपने को। तो ध्यान से सोचो बेटा, एक कैपेसिटेंस कहाँ बनेगा, इनके बीच में यहाँ पर बनेगा एक कैपेसिटेंस, इसको हमने नाम दे दिया C1। बताओ इसके लिए D कितना है, पूरा D है, इसके लिए D पूरा है, लेकिन एरिया कितना है, आधा। एरिया कितना है, आधा। अब यहाँ वाले को देखो, इसके लिए ये कितना, गैप कितना है, D/2 और एरिया भी कितना है, A/2। इसके लिए क्या है, गैप कितना है, D/2 और एरिया भी क्या है, A/2, है ना। ऐसा हो जा रहा है। तो बेटे C1 है ना, तो ये कैपेसिटेंस किसके बीच में है, इनके बीच में है। ये कैपेसिटेंस किनके बीच में है, इनके बीच में है। ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। C1 इसको नाम दे दिया बेटा C2, इसको नाम दे दिया बेटा C3। चलिए तो C1 निकालते हैं, क्या हो जाएगा बेटे C1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना है बेटा, A/2 और D, और चूंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो गया बेटा K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D। तो K1/2 और एप्सिलॉन नॉट A/D क्या है आपके पास, C0। तो ये हो गया आपका C1। सिमिलरली बेटे C2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना है बेटा, A/2, D कितना है बेटा, D/2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D हो गया। तो बेटे एप्सिलॉन नॉट A/D क्या चीज़ है, C0। तो ये क्या हो गया, K2 C0 हो गया। सिमिलरली बेटे C3 क्या हो जाएगा, K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, K3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D, है ना, यानी K3 टाइम्स C0। ऐसा हो जा रहा है। तो अब इसका जब कनेक्शन आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, देखो बेटा जब एक ही प्लेट होता है तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, सेम। एक पोटेंशियल मतलब एक पॉइंट। सिमिलरली इधर पूरा एक ही प्लेट है तो एक पॉइंट, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स के बीच में, है ना, ये चीज़ें कनेक्टेड है। एक क्या है बेटा, C1 कनेक्टेड है ना, इस तरीके से। दूसरी चीज़ क्या कनेक्टेड है बेटा, ये देखो, है ना, ये C2 कनेक्टेड है, और फिर इधर क्या कनेक्टेड है, C3 कनेक्टेड है। C1 C2 C3 ऐसा टोटल कनेक्टेड है। वेल, आज बात समझ में। अब बताओ बेटे मुझे कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये दोनों तो मुझे क्लियर सीरीज में दिख रहे हैं, ये दोनों मुझे क्लियर सीरीज में दिख रहे हैं। तो इनका क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन बेटा, C2 C3 का कॉम्बिनेशन, है ना। पहले निकाल लेते हैं, तो इसका हो गया C' बोल लेता हूँ। तो सीरीज में दोनों क्या करते थे, प्रोडक्ट अपॉन सम, तो C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3 ऐसा कर लोगे। हाउ मच इज C2 is K2 C0, K2 C0, C3 is how much, K3 C0, K3 C0 अपॉन K2 C0 प्लस K3 C0, K2 C0 K3 C0 अपॉन C0 कॉमन हो गया बेटे, K2 प्लस K3, C0 कैंसिल, how much is K3 अपॉन K2 प्लस K3। दिस इज इस वाले पोर्शन का, ठीक है, इस वाले पोर्शन का। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। ये C1 था और ये अब क्या आ गया, C' आ गया। ये क्या चीज आ गया, C', है ना। तो बेटा अब ये दोनों आपको कैसे दिख रहे हैं, अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, ऑब्वियसली पैरेलल में दिख रहे हैं। पैरेलल में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऐड हो जाते हैं, तो C इक्विवेलेंट जो है फाइनली वो C1 प्लस C' हो जा रहा है। C1 आपके पास देखो कितना था, K1 C0/2 था, है ना, प्लस C' देखो क्या आया हुआ है आपके पास, K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 इंटू C0। तो बेटे C0 कॉमन हो गया, K1/2 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3। चाहो तो आप आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। वेल, आ रही बात समझ में बेटा। तो ये एक वैरायटी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बीच के पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स डाल देते हैं। अलग अलग स्लैब्स डालेंगे तो इस तरीके से आपको क्या होता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन तैयार होता है। ये एक वैरायटी होती है बेटे, ठीक।
ओके चलो दूसरी वैरायटी देखते हैं क्या होती है। एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। मान लो बेटा इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, और इस तरीके से हमने क्या किया, तीन इक्वल कैपेसिटर लगाए C और C, है ना, ऐसे तीन इक्वल कैपेसिटर्स लगाए हैं। मुझे A से B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, अब यहाँ पर पंगा ये है कि आपको समझ ही नहीं आता कि सीरीज में जुड़ा है कि पैरेलल में जुड़ा है कि नहीं बेटे, सीरीज में जुड़ा है या पैरेलल में जुड़ा है ये हमें समझ ही नहीं आता। तो कैसे करें, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो पॉइंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, वायर से कनेक्टेड हैं, जिनके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, ठीक है, वो सब पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होते हैं। और जो जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है उनको हम सेम पॉइंट से दिखा सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर देखो बेटे, यहाँ पर देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसके बीच में कुछ नहीं है, तो इनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो इस पॉइंट को हम सेम ही कहेंगे। प्लस देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सीधा कनेक्टेड है ना, इनके बीच में कुछ नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया, ए हो गया, है ना। जो सीधा सीधा कनेक्टेड होते हैं वो पोटेंशियल सेम होता है। सिमिलरली बेटा ये बी है, यहाँ तक डायरेक्टली कनेक्टेड है और यहाँ से यहाँ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये भी पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है बेटे, तो जितने भी जंक्शंस हैं, जितने भी जंक्शंस थे वो सब आपको पता चल गए देखो, और सब क्या हो रहे हैं, ए बी ही हो रहे हैं, मतलब दो ही पॉइंट बन रहे हैं। तो आप ये दो पॉइंट बना लो, ए और दूसरा बी, है ना, ऐसा बना लिया हमने। अब देखो बेटा ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, तो बना डालो ए और बी के बीच में, बना डाला हमने। फिर ये वाला किसके बीच में, ये भी तो ए और बी के बीच में ही है, तो इसको भी बना डालो ए और बी के बीच में, ये भी बन गया। अब ये वाला देखो, ये भी तो ए और बी के बीच में ही है, तो इसको भी बना लो ए और बी के बीच में। तो देखो ये सी, जो पहले आपको समझ नहीं आ रहा था सीरीज है कि पैरेलल है, अब वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये तीनों पैरेलल हैं, है ना, ये तीनों क्या है बेटे, पैरेलल है। और अगर पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट आपको पता है, सीधा ऐड करना होता है, 3 टाइम्स C हो जाएगा। तो ये एक वैरायटी होती है बेटे, ये एक वैरायटी होती है। चलिए इसको थोड़ा और करते हैं, एक आधा और एग्जांपल लेते हैं। करते हैं ए और बी, चारों कितने दिख रहे हैं बेटा, 5 दिख रहे हैं ना, पांचों के पांचों क्या है, आइडेंटिकल कैपेसिटर है, आइडेंटिकल कैपेसिटर है, सी, है ना। यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है बेटे, चलिए फिर से जैसा मैंने आपको कहा, पहले ये देखो कि कौन कौन से पॉइंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ए, तो ये भी क्या हो गया बेटा, ए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्टली कनेक्टेड है, ए हो गया। देन ये बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्या है, बी। आ रही बात समझ में, ये क्या हो गया, बी हो गया। अब देखो बेटा ये और ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट दोनों सेम ही है, ए। आ रही बात समझ में। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है ना, ए और ए, मतलब क्या हो गया, सेम पोटेंशियल हो गया, इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो जब इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये शॉर्ट हो गया, ए से ए, है ना, सीधा डायरेक्टली कनेक्टेड है, शॉर्ट हो गया, ये दोनों कैपेसिटर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो सेम, ये B से लेके B तक यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ दोनों का पोटेंशियल सेम है तो इसके बीच कुछ होगा नहीं, क्योंकि सेम पोटेंशियल के बीच चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। चार्ज कभी फ्लो करता है बेटा जब पोटेंशियल में डिफरेंस हो, जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जिधर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है उधर से हमें क्या करना है, हमें क्या लेना देना है, उसको क्या हो, वो क्या हो गया बेटा, शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, ये दोनों क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो अब आपके पास टोटल क्या है, अगेन दो ही पॉइंट मिल रहे हैं बेटा, A है और B है। ठीक है, तो ये A और A के बीच में कनेक्टेड है, तो A और A के बीच में क्या कनेक्ट करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, लॉजिक नहीं है। सिमिलरली ये B और B के बीच में कनेक्टेड है, इसका भी कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ क्या बचा बेटा, ये वाला किसके किसके बीच में कनेक्टेड है, A और B के बीच में कनेक्टेड है, C है, तो बस यही हो गया हमारा C इक्विवेलेंट, दैट इज C। यही हो गया हमारा C इक्विवेलेंट, C। आ रही बात अच्छे से समझ में बेटे, क्लियर है? तो ऐसे हम कर लिया करेंगे। चलिए, अब मान लो बेटे एक सर्किट हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। इसमें कुछ डायग्राम इस तरीके से है। इधर का पॉइंट A है, इधर का पॉइंट B है। तीनों आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, C एंड C। ठीक है, C एंड C। ओके, और आपको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट्स A एंड B। C चाहिए अक्रॉस A एंड B। कैसे करेंगे? तो जैसा मैंने अभी आपको सिखाया कि आप ये ढूंढो कि कौन कौन से पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है बेटा, तो आप क्या देख रहे हो, ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है, A यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली, ये भी डायरेक्टली, ये भी डायरेक्टली और ये भी डायरेक्टली। क्या समझ में आया? A से B तक है ना, सेम पोटेंशियल पर ही है, A और B है ना, देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड है। A से B तक ये क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, सेमी पोटेंशियल पर है A और B सेम पोटेंशियल पे हुआ। जब सेम पोटेंशियल पे हुआ तो उसके बीच कोई चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है ना, कोई चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, है ना, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका C जो है, C इक्विवेलेंट जो है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, इसमें चार्ज ही नहीं जाएगा। आ रही बात समझ में? तो आपको आसानी से जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको ये पहचानना आ गया कि कौन से किस पॉइंट को सेम पोटेंशियल पर लेना है और किस पॉइंट को आपको डिफरेंट पोटेंशियल पर लेना है। ओके बच्चे, एक और एग्जांपल, बढ़िया सा एग्जांपल देखो। आपको कहा गया है कि एक ऐसा स्टेयर्स के जैसा ऐसा स्टेयर्स के जैसा दो प्लेट्स बनाए गए हैं। ठीक है, ये गैप D है, फिर से ये गैप D है एंड फिर से ये गैप D है। हर एक का जो एरिया है प्लेट का, ये है आपका A/3 एंड A/3 ऐसा एरिया है। ठीक है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस निकालना है। चलिए बेटा कैसे करें? तो यहां पर क्या होगा बेटा, एक कैपेसिटेंस जो है, एक कैपेसिटेंस आपको इनके बीच बनता हुआ दिखेगा, है ना, इनके बीच एक कैपेसिटेंस बनता हुआ दिखेगा। मान लो मैंने इसको C1 बोला, एक कैपेसिटेंस इन दो प्लेट्स के बीच में बनते हुए दिखेगा, इसको मैंने C2 बोला, और एक कैपेसिटेंस इनके बीच में बनता हुआ दिखेगा, C3 बोला मैंने,
है ना बेटे, C3। अच्छा अब एक चीज़ देखो, ये जो पूरा प्लेट है ना, ये एक साथ ही कनेक्टेड है ना, ये पूरा क्या है, एक साथ ही कनेक्टेड है, तो ये पूरे का पोटेंशियल क्या होगा, एक ही होगा। और ये एक प्लेट है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, एक होगा, है ना। चलिए, तो ये जो C1 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो A कितना है उसका, A/3 और D कितना है, D है, तो कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D, ऐसा हो गया C1। सिमिलरली C2 क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना है, A/3 और उनके बीच में गैप कितना हो गया बेटा, 2D हो गया, तो कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A बाई 6D, C2 हो गया। एंड देन C3 देखो क्या हो गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट A बाई 3 अपॉन D, अब कितना हो गया, 3D हो गया, है ना, 3D, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3 9D हो गया, ये C3 हो गया। ओके, अब आपको समझना है कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है। तो जैसा मैंने बोला, ऊपर के पूरे प्लेट एक पोटेंशियल पर, तो एक पॉइंट हो गया बेटा A, और नीचे के सारे क्या हो गए, एक पॉइंट हो गए, एक पोटेंशियल हो गया। तो ये किसके बीच में है ना, ये A है बेटा, तो ये भी A और A भी A, और ये सारे क्या है, B हैं। तो ये वाला कैपेसिटेंस किसके बीच जुड़ा है बेटा, A और B के बीच में, जोड़ लो, क्या हो गया, C1। देन वो वाला किसके बीच में, वो भी तो A और B के बीच में है, C2, है ना। एंड देन वो वाला किसके बीच में, वो भी A और B के बीच में है, कितना हो गया बेटा, C3। तो ये आपको कैसे दिख रहा है, A और B के बीच में जुड़े हुए कैसे दिख रहे हैं, ऑब्वियसली पैरेलल में जुड़े हुए बेटा। तो पैरेलल में जुड़े होते हैं तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता है। ऐड कर लीजिए आप, C1 आपके पास आया हुआ है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D, ठीक है, C2 कितना आया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 6D एंड एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 9D, है ना। इस तरीके से हो गया। क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D कॉमन दिख रहा है ना। यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 3, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D, है ना, इसका क्या हो जाएगा बेटा 6, तो 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 9 2 11, तो क्या हो गया 11 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 6 3 18D, ठीक है, दिस इज C इक्विवेलेंट। ओके, दिस इज C इक्विवेलेंट 11 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 18D, ठीक है, 11 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 18D, क्लियर है।